नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पेट एवं लीवर रोगों से संबंधित रोगों पे। और आज इस पर हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीरज नगाइच। डॉक्टर नीरज नगाइच फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं और लगभग पिछले 15 वर्षों से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरुआत इसी चीज से करते हैं कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है क्या। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें खाने की नली जैसे ईसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एक पार्ट होती है। और अगर किसी एक पार्ट में भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो उसके मैनिफेस्टेशन हमें देखने का। तो इन सारे ऑर्गन से संबंधित रोगों को हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिसीजेस में सम्मिलित रूप से देखते हैं। अर्थात डॉक्टर साहब, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे ये कह सकते हैं कि आहार नाल से संबंधित जितने भी रोग हैं, या यूं कहें कि मुंह के छाले से लेके पाइल्स तक के जितने भी रोग हैं वो आपके डिपार्टमेंट से आते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी आम या साधारण बीमारियां हैं जो पाचन तंत्र के कारण या पाचन तंत्र बिगड़ने से हो सकती हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है उसका एनर्जी स्टोर हाउस है इंटेस्टाइन। पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करके देना ये काम इंटेस्टाइन का। अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं है इंटेस्टाइन का, लिवर का, तो बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी, पेशेंट का वेट लॉस होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो जब हम देखते हैं कि कॉमन कौन सी बीमारियां हैं, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खाने की नली से। अगर एसिड ज़्यादा बनेगा और ऊपर खाने की नली में आएगा तो हम इसे कहते हैं GERD, मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। तो एसिड ऊपर आके और इसमें अल्सर्स लंबे समय तक जब रिफ्लक्स होगा तो अल्सर बना सकता है। दूसरा, स्टमक और ड्यूोडेनम, छोटी आंत के अल्सर्स हैं, वो भी एक लंबे समय तक रहने पे मरीज के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। और बड़ी आंत की भी कई तरह की बीमारियां हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पेशेंट है वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जो सिम्टम्स, लिवर डिसीज़ के या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से संबंधित जो भी हैं, वो एक बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट फूलना या गैस बनना या इंडाइजेशन होना। और ये करीब करीब हर बीमारी में एक ही से रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए खुद पता कर पाना कि भाई मुझे कौन से ऑर्गन में अफेक्शन है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की अल्सर की। अल्सर अक्सर लोगों के हो जाता है, परंतु उन्हें बहुत देर बाद पता चलता है, बहुत दिनों बाद पता चलता है। इसके क्या ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो कि आदमी को या रोगी को पता चल जाए कि हाँ, उसे अल्सर या अल्सर जैसी कोई बीमारी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने शर्मा जी। जब मरीज को ये सिम्टम एक कुछ समय तक रह रहे हैं, जैसे जलन होना, पेट फूलना या वॉमिटिंग आना, वंस इन अ वाइल या कुछ समय के लिए सही, बट ये एक लगातार लंबे समय तक चल रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी चल रहे हैं, या कभी वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह की सीवियर डिसीजेस की, और जब बिल्कुल ये कंट्रोल नहीं हो और इंक्रीज होते जा रहे हैं, और खासकर जिन मरीजों की उम्र 40 साल से ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अर्ली स्टेज में ही इन चीज़ों को सीरियसली लेते हुए एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, बिकॉज तभी हम अर्ली डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार डिलेड केसेस में बड़ा डिफिकल्ट होता है डिसीज कर पाना। डॉक्टर साहब, अल्सर क्या बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं उसे माउथ अल्सर कहते हैं, और अगर पेट में या आमाशय में या आहार नाल में कहीं छाले हो जाएं तो उसे अल्सर कहा जाता है? बिल्कुल। जब हम अल्सर की बात करते हैं तो अगर कभी जब हमारा हाथ या फ्रिक्शन हो जाता तो छिल जाता है हल्का सा, उसको हम इरोजन्स कहते हैं। लेकिन जब डेप्थ होगी, कट डीप होगा, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, तब हम उसे अल्सर कहते हैं। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूोडेनम, इंटेस्टाइन, किसी भी पार्ट में। तो एक डेप्थ का लीजन है, उसे हम लोग अल्सर कहते हैं। और वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हल्के इरोजन्स तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अल्सर के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना होता है। और कई बार अल्सर एक मैलिग्नेंसी का भी प्री फॉर्म होता है, शुरुआत में अल्सर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होता है। इसलिए अल्सर के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायग्नोसिस टाइमली करा के और आगे का ट्रीटमेंट लें। अल्सर पे ही डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी खान पान की आदतें हैं जिनके कारण अल्सर हो सकता है? बहुत ज़रूरी है दर्शकों को जानना कि बहुत लंबे समय तक भूखे रहना,
स्मोकिंग या ज़्यादा कई तरह की ये खाना या फास्ट फूड्स खाना, इरेगुलर लाइफस्टाइल्स, लेट नाइट, काफ़ी रात तक देर तक जगना और टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब होना, ये सब एक बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, रेगुलर 5-6 आवर्स के बीच में रेगुलर मील्स लें। तो ये, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऑयल और कार्बोहाइड्रेट से बचें। ये हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल में काफ़ी हेल्प करेगा, हेल्दी रहने में। अत्यधिक गर्म खाना खाना या अत्यधिक ठंडा खाना खाना, क्या ये भी अल्सर के कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? वैसे ये अत्यधिक गर्म खाना और अत्यधिक ठंडा करते तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इससे जहाँ तक हो सके बहुत इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर का फूड होगा वो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब, जहाँ पेट की बात आती है वहाँ हर दूसरा आदमी एक रोग से ग्रसित है जिसे कहते हैं गैस बनना। डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या ये आपके डिपार्टमेंट से हैं और ये किस प्रकार से होता है? जी, मैं वही बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल मरीज जब भी उसको कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो सिंपल अल्सर की हो या कैंसर की हो, उसको कोई नई समस्या नहीं आने वाली। शुरुआत में उसको ऐसा लगेगा कि पेट में भारीपन हो रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, कभी वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन एक समय के बाद ये कंसिस्टेंटली जब सिम्टम इंक्रीज होते हैं तो ये देखने में आया कि इवन जो खाने की नली के कैंसर, स्टमक के कैंसर, उनमें भी शुरुआत में इसी तरह के लक्षण मरीज को आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेवल तक तो इनको टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन अगर इंक्रीजिंग है, वेट लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, अनीमिया हो रहा है, तो हम बहुत अर्ली कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जा सके। तो एक लेवल तक तो ठीक है गैस का होना, लेकिन एक कंटिन्यूसली इंक्रीज होना एक हमें सीरियसनेस की तरफ हिंट करता है, जिससे हमें बहुत ज़रूरी है शुरुआत में समझना। हेलो डॉक्टर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे डॉक्टर साहब के साथ। कुछ और बीमारी सुनने में आती है जिसे कहते हैं आंतों में सूजन आना। ये क्या है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जब हम आंतों में सूजन आने की बात करते हैं तो या तो ये छोटी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सूजन है जो किन्हीं कारणों से आती है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी आंत मतलब कोलोन, उसकी स्वेलिंग आना या उसमें अल्सर्स होना। तो ये मेन रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज़ दो बीमारियां हैं जो एक मरीज में काफ़ी इंटरनल डैमेज करती हैं, और हमें इसका रेगुलर इलाज लेने से इसकी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमेशा दर्शकों के मन में ये सवाल रहेगा कि हम कैसे पता करें कि क्या साधारण लक्षण है या क्या गंभीर रोग है, तो हम कैसे इसकी जांच कराएं। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब पेशेंट्स हम लोगों के पास ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हमारे पास जो सबसे इसके लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट करने के मेथड्स होते हैं वो है एंडोस्कोपी टेस्ट या कोलोनोस्कोपी टेस्ट। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं फर्स्ट इनिशियली पेशेंट्स को बताता हूँ एंडोस्कोपी के बारे में तो थोड़ा इनिशियली उनके मन में एक फियर रहता है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि पुराने समय में उनकी कोई रिलेटिव नोन टू ने कोई जांच कराई होती है वो पुराने तरह की मशीनों से, तो ज़्यादा समय लगा होता है या थोड़ा उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो हम लोगों के पास मशीन्स अवेलेबल हैं वो बहुत पतली हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और 1 मिनट से भी कम समय में हम एंडोस्कोपी का जांच में खाने की नली, स्टमक, इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। पेशेंट को हम लोकल स्प्रे करते हैं उसको, ही डजंट हैव एन आइडिया, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, एंडोस्कोपी इन लेस देन 1 मिनट, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बड़ी आंत कोलोनोस्कोपी में 5 मिनट के समय में एक काफ़ी हद तक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ज़रूरत हो तो हम इन जांचों से डरें नहीं, बीमारी को निगलेक्ट नहीं करें, और टाइमली ये टेस्ट करा के हम काफ़ी हद तक बीमारी को शुरुआत में पकड़ सकते हैं, इससे पहले वो गंभीर रोग में कन्वर्ट हो। जब पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो पाचन तंत्र में या पाचन क्रिया में एक बहुत बड़ा रोल होता है लीवर का। डॉक्टर साहब, लीवर से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कृपया उन पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, लिवर को हम दूसरा हार्ट कहते हैं बॉडी का। जिस तरह से हार्ट का फंक्शन हमारी बॉडी में ज़रूरी है, उसी तरीके से सारी मेटाबॉलिज्म के सेंटर में लिवर परफॉर्म करता है। अगर किसी भी रूप में लिवर की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो पूरी बॉडी पे इसका खराब बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम लिवर की बीमारियों के बारे में बात करें, हम हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन आना,
ये संक्रमण के कारण होता है। तो जैसे अंग्रेजी के अक्षर हैं A, B, C, D और E, तो ये पांचों नाम के वायरस हैं जो लिवर में संक्रमण करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ए और ई तो मौसमी पीलिया जो करता है कुछ समय 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बी और सी के बारे में जानना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये किसी भी माध्यम से जब एक बार लिवर में जाते हैं, जैसे संक्रमित रक्त के, सीरम के या सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, एक बार जब ये हमारे बॉडी में एंटर हो कि लिवर में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म तक लिवर को डैमेज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम 100 लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं तो 4 लोगों में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं और 2 लोगों में हेपेटाइटिस सी। तो जब भी रूटीन स्क्रीनिंग में भी हमें इन हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि जब इसके लक्षण आएंगे मरीज में हेपेटाइटिस बी और सी के, तब तक लिवर का बहुत डैमेज हो चुका होगा। शुरुआत में हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। मौसमी पीलिया ए और ई में तो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, लेकिन बी और सी में कुछ भी नहीं होता, मरीज बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और जब उसका लिवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, तब उसमें जॉन्डिस आना, पेट में पानी भरना, इवन लिवर का कैंसर होना। तो बहुत ज़रूरी हेपेटाइटिस बी और सी का हम स्क्रीनिंग कराएं ताकि अर्ली इसको पिक कर सकें। क्या पीरियोडिसिटी रहनी चाहिए सर इसका जांच करवाने की एक आम आदमी को? या तो यूजुअली अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी हेपेटाइटिस बी या सी की, तो एक बार अगर स्क्रीनिंग करा है और कोई हिस्ट्री किसी सर्जरी की नहीं है, और एक और इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ये जा सकता है, लेकिन आजकल हम लोगों के ब्लड बैंक में बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है, तो ब्लड के थ्रू बहुत लेस लाइकली। मैं दर्शकों को एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, एक जो फैशन टैटू का आजकल हम लोगों में काफ़ी बढ़ रहा है सोसाइटी में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हेपेटाइटिस बी और सी पेशेंट्स में इन्फेक्ट होने का। क्योंकि जो संक्रमित सुई है, अगर उस सुई का एक इन्फेक्टेड पेशेंट में हुआ है, उसके बाद अगर 50 मरीजों में यूज़ की गई तो उन सब में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टैटू वाला स्टेरलाइजेशन को फॉलो नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टैटूइंग जैसी चीज़ को बहुत अवॉइड करें। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम एक शेविंग के लिए और हेयर कटिंग के लिए बार्बर्स पे जाते हैं, तो इंसिस्ट करें कि वो फ्रेश नया ब्लेड यूज़ करें। इसके थ्रू भी एक चांस रहता है ट्रांसफ़र होने का। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी के बारे में आपने बताया और ABC जितने भी बताया, अभी इनके लिए बच्चों के लिए टीके लगाए जाते हैं जी। तो किन किन बीमारियों से बचा जाता है, या कौन कौन सी हेपेटाइटिस से संबंधित कौन कौन से टीके अभी उपलब्ध हैं? जी, ये अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि हेपेटाइटिस बी एक अर्ली चाइल्डहुड से ही अब वैक्सीनेशन शेड्यूल में आ गया है। तो अब जो भी अपने यंगस्टर हैं उनको एक रूटीन में ये 3 वैक्सीन दिए जाते हैं, तो हेपेटाइटिस बी से वो 100% प्रोटेक्टेड रहता है। या जिन लोगों में हाई रिस्क है वो भी 3 टीके लगा के 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ, मतलब 3 टीके लगने से वो लाइफ लॉन्ग हेपेटाइटिस बी से बच सकता है। और जिसमें ज़्यादा रिस्क है हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन अवेलेबल है। सी के लिए अभी वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है, सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जो लोग बड़े हो चुके हैं या ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनके लिए बचाव के क्या तरीके हैं? बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा ध्यान रखें कि किसी तरह से संक्रमित सुई से या संक्रमित रक्त से उनका कंटैक्ट ना हो। अगर किसी में माउथ अल्सर्स हैं, सेम फैमिली में कोई पेशेंट है, तो टूथब्रशेस, रेजर्स शेयर ना करें, टैटूइंग से अवॉइड करें, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधानी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बचाने में। डॉक्टर साहब, लीवर की जब भी बात आती है तो किसी का लीवर खराब होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे पहला डाउट ये किया जाता है कि ये अल्कोहल के कारण खराब हुआ है या उसका बहुत बड़ा उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी, मैं अल्कोहल लिवर डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आज की सोसाइटी में इनिशियली वेस्ट की डिसीज़ होती थी, अब इंडिया में एक फैशन के फॉर्म में अल्कोहल का यूज़ करने पे काफ़ी एक केसेस डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अल्कोहल के केस में भी यही चीज़ वैलिड रहती है कि शुरुआत में पेशेंट्स लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेते हैं, इनिशियली उन्हें लगता है कि सेफ़ है, लेकिन ऐसा कोई सेफ लिमिट मेडिकल लिटरेचर में नहीं है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। और ग्रेजुअली जब इसका अमाउंट बढ़ाते हैं तो उनको इनिशियली कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब बहुत लंबे समय तक यूज़ करने पे फिर 4 स्टेजेस में डैमेज होता है लिवर में, स्टेज 1, 2, 3। तो स्टेज 2 में सिम्टम्स आने चालू होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस होना या भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना। तो उस स्टेज में कई पेशेंट्स कंटैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई मरीज तो स्ट्रांग होते हैं जो यहाँ से एब्स्टिनेंस की तरफ जा पाते हैं, मतलब वो अल्कोहल बंद कर पाते हैं, लेकिन कहीं
कई लोग इसको उस स्टेज में आके भी बंद नहीं कर पाते। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मैं बताना चाहूँगा एक रोग है जो इवन 30 से 35 ईयर के लोगों में जिन्होंने हार्डली 10 साल अल्कोहल लिया होगा, इसमें 60% मोर्टेलिटी है। 60% मोर्टेलिटी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सीवियर स्टेज में होता है। तो मरीज को कई बार बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ को जज कर पाना। और कई पेशेंट्स भी शेयर करते हैं लास्ट में कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतना डैमेज हो जाएगा लिवर में। तो मैं अपने दर्शकों को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने आप को इससे एक काफ़ी हद तक बचा के रखें। हेलो डॉक्टर में एक बार फीवर की बात आती है, वहाँ एक फैटी लिवर डिजीज़ का भी नाम सुनने में आता है। क्या है ये फैटी लिवर डिजीज़? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में जानें। आजकल ओबेसिटी या ज़्यादा वेट होना जो वेस्ट की डिसीज़ होती थी, अब ये इंडिया की डिसीज़ भी बन गई है। हम देखेंगे कि हर 10 में 10 लोगों की बात करें तो 5 या 6 लोग ओवरवेट या ओबीज होते हैं। तो जिस तरह से फैट हमारे बॉडी में जमा होता है पेट पे, उसी तरह ये लिवर में भी जमा होता है। और जब ये लिवर में जमा होता है एक लंबे समय तक, तो ये उसमें धीरे धीरे फाइब्रोसिस और डैमेज लॉन्ग टर्म कर सकता है, जिसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हमें एक अपना ओवरवेट से अपने आप को बचाएं, ओबेसिटी से बचाएं। आज की डेट में हेपेटाइटिस बी और सी के बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है, जो कि लॉन्ग टर्म में लिवर को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। जहाँ तक हो सके कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ऑयल, इन चीज़ों का मिनिमम यूज़ करें, वॉक, एक्सरसाइज करें, और जहाँ तक हो सके अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखें, अपने वेट को ज़्यादा बढ़ने ना दें। इससे हम अपने आप को फैटी लिवर डिसीज़ से बचा सकते हैं। और एक लेवल तक अगर ज़्यादा होता है तो फिर इसका रेगुलर चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आगे की इसकी प्लानिंग करें। डॉक्टर साहब, एक और बहुत साधारण सी बात सुनने में आती है कि लीवर जो है अगर वो 60% तक भी खराब हो जाए तो वापस रिकवर हो सकता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रीजनरेशन की कैपेसिटी दी गई है। अगर एक लिमिटेड लेवल तक डैमेज होगा तो अपने आप में ही अपने आप को रिकैप्चर कर सकता है। बट सर्टेन डिसीजेज में जब ये इसका कंटिन्यूस इंसल्ट अगर की जा रही है और उसको टाइम नहीं मिल रहा है रिकवरी का, तो ये मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ कई केसेस में हम देखते हैं शुरुआती बीमारियों में अगर प्रॉपर परहेज हो, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेडिसिन से हो, तो पेशेंट काफ़ी हद तक नॉर्मल रिकवर हो जाता है। अभी हमने बात की पेट और लीवर की साधारण बीमारियों पर, इनकी कुछ गंभीर बीमारियां भी सुनने में आती हैं डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी हैं? जी, गंभीर बीमारियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैंसर। खाने की नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर और बड़ी आंत का, कोलोन का कैंसर, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। इम्पॉर्टेंट है कि जब हम खाने की नली के कैंसर की बात करते हैं तो शुरुआत में ये ज़्यादातर एल्डरलीज़ में 50+ एज के लोगों में ज़्यादा कॉमनली मिलता है। तो शुरुआत में स्मोकर्स हैं, एल्डरलीज़ हैं, जिन्हें स्वेलो करने में इनिशियली प्रॉब्लम आ रही है और फिर वो बढ़ती जाती है। तो शुरुआत में उन्हें खाना निगलने में प्रॉब्लम आएगी और एक हद तक जब गांठ बढ़ जाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये खाने की नली का कैंसर हुआ। दूसरा स्टमक का कैंसर। स्टमक का कैंसर भी बहुत तेज़ी से फैलता है एक बार बढ़ने पे, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम शुरुआत में स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में अगर हम पता कर पाएँ तो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अन्यथा हम केवल पैलिएटिव मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे पाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बड़ी आंत कोलोन का कैंसर होना। तो ये जिस तरह से जो डेवलप नेशंस हैं, USA, UK, वहाँ पे एक जैसे हम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक करते हैं रूटीन में, वहाँ 60 ईयर के ऊपर एक रूटीन है कि पेशेंट्स की कोलोनोस्कोपी की जांच की जाती है, जिसमें हम बड़ी आंत के कैंसर को शुरुआत में अर्ली स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। डॉक्टर साहब, लीवर के कैंसर के बारे में आपका क्या कहना है? लिवर का कैंसर भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जब सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है लिवर, या दूसरी अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज़, तो ये तीनों बीमारियां अपने आप में अर्ली स्टेजेस में, सिरोसिस के बाद कैंसर में रिस्क इसका 4 to 5% रिस्क है एवरी ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में। और लिवर का कैंसर एक बहुत घातक बीमारी के फॉर्म में स्प्रेड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआती लेवल पे ही लिवर की डिसीज़ को प्रिवेंट करें ताकि कैंसर में कन्वर्ट ना हो। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, उसी राह में
अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके डिपार्टमेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एंडोस्कोपी, नॉर्मल एंडोस्कोपी हम लोग करते हैं, अब नैरो बैंडेड इमेजिंग का मतलब होता है कि हम 3 कलर की लाइट्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, उनकी जब फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करते हैं तो जो चीज़ हमें वाइट लाइट में नॉर्मल दिख रही है, शुरुआत के अल्सर्स या शुरुआत के कैंसर्स में बड़े शार्पली दिख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों के पास जो वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट है, ओलंपस HQ सीरीज वर्जन, वो इंस्टॉल हुआ है, जिसमें हम शुरुआती बहुत माइन्यूट डिफेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो इसको हम नैरो बैंडेड इमेजिंग कहते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की, तो एक कैप्सूल एंडोस्कोपी का एक डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें एक कैप्सूल जो नॉर्मल साइज का होता है उसको जब हम स्वेलो करेंगे तो वो हमारी सारी ईसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत की हर 1 सेकंड में 4 पिक्चर्स खींच के और बाद में हम उसके थ्रू सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा एक मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, जिसे हम कहते हैं एंटेरोस्कोपी। छोटी आंत कहते तो हम छोटी आंत हैं, बट वो होती है 6 मीटर लंबी, तो उसका शुरुआत का 1-1.5 मीटर का भाग हम एंडोस्कोपी से देख पाते हैं। बीच का 4 या 5 मीटर का आंत, उसके लिए एंटेरोस्कोपी द्वारा डीप जाके वहाँ पे अल्सर्स या कैंसर की बीमारियाँ देख सकते हैं। तो एंटेरोस्कोपी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कई तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनमें पहले ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे पित्त की नली में स्टोन्स होना या किसी तरह से रुकावट आना, उसको भी हम ERCP द्वारा काफ़ी हद तक पैलिएट कर सकते हैं और पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम एंडोस्कोपिकली द्वारा इलाज कर सकते हैं। ये काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और कई तरह की सर्जरीज जो पहले की जा रही थी, अब हम दूरबीन द्वारा एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि रेगुलर चेकअप से हम इन तमाम बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। किस किस एज में किस किस समय चेकअप्स करवाने चाहिए और क्या चेकअप्स करवाने चाहिए जिससे कि आदमी इन बीमारियों से बचा रहे या समय पर उसे पता चल जाए? जब हम रूटीन की बात करें, एक हेल्दी है जिसमें कि कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक 20-25 ईयर की एज के बाद एक नॉर्मल रूटीन ब्लड शुगर या एक LFT चेकअप। बट अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह की लिवर डिसीज़ की, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इनिशियल स्क्रीनिंग कराएं, हेपेटाइटिस B की, C की, सोनोग्राफी। और अगर किसी तरह का फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट रहा है, खाने की नली का, ईसोफेगस, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, तो हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी प्रोटोकॉल में ज़रूरी है कि हम उसको स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में डालें। ये तमाम चर्चा हमारी हुई, लेकिन फिर भी एक सवाल, अंतिम सवाल जो एक आम आदमी पूछना चाहता है वो है, आप क्योंकि पाचन क्रिया के विशेषज्ञ हैं, अपने खाने में आदमी अपनी हैबिट्स को कैसा डाले कि इस तरह की बीमारियों से बचा रहा जा सके? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब हम बात करते हैं कि बचाव ही इलाज है, तो हम कैसे बचें? हर किसी के मन में यही प्रश्न है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइफस्टाइल अपनी एक जो पहले पुराने ज़माने में चलती थी, अगर उसी पे आएँ, जिसमें कि प्रातः सुबह जल्दी उठना, थोड़ी वॉक करना, जहाँ से ज़्यादा हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का सेवन करना, कार्बोहाइड्रेट्स का मिनिमम यूज़ करना, शुगर्स, ऑयल्स का रिस्ट्रिक्शन करना, जहाँ तक हो सके वॉक, एक्टिव रखना अपने आप को, और स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल से अपने आप को बचाना। ये अब एक गारंटी देगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे और काफ़ी हद तक केवल पेट एवं लिवर नहीं, बाकी सारी बीमारियों से खुद को बचा के रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया भी तब संभव है जबकि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे, और पाचन तंत्र तब ठीक रह सकता है जब आप बुरी आदतों से दूर रहें और अपने खान पान का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप ठीक इसी प्रकार हर सप्ताह हमारा एक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर देखते रहें, जिससे कि हम आपको बताते रहें आपके इन बीमारियों के बारे में, इनके बचाव के